स्वर्ग और नर्क ये दोनों अपने आप में बिल्कुल विपरीत हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर्ग यानी हेवन से आप क्या समझते हैं, तो ज़्यादातर लोगों का यही जवाब होगा कि जहाँ शांति हो, किसी तरह का भेदभाव ना हो, सब एक दूसरे से प्यार से रहें बिना किसी स्वार्थ के। आपके पास वो आज़ादी हो सब करने की जो आप अपनी आम जिंदगी में नहीं कर सकते। तो सवाल है, क्या धरती पर इस तरह की कोई जगह या इस तरह का कोई स्वर्ग मौजूद है? जवाब है हाँ। वो कैसे, ये हम आपको बताएंगे आज की इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं शुभम गुप्ता और क्राइम कवरेज में आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है वो एक ऐसे शख्स के ऊपर है जिसको लोगों ने भारत से लेकर अमेरिका तक पूजा, और जिसकी ये कहानी है उसका जीवन और मृत्यु आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग उसे महात्मा कहते हैं तो वहीं कुछ लोग उसे भगवान मानते हैं और कुछ लोग उसे धर्म का दुश्मन तक बताते हैं। दरअसल ये कहानी है ओशो की, यानी आचार्य रजनीश की, जिन्होंने धरती पर स्वर्ग को बनाने का सपना देखा था। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, आखिर ये ओशो कौन थे, कहाँ से आए थे और आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया जिनके कारण आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले जान लीजिए, रजनीश उर्फ ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुछवाड़ा गांव में हुआ। ओशो के पिता का नाम था बाबूलाल और माताजी का नाम था सरस्वती जैन। बचपन में उनका नाम चंद्रमोहन जैन रखा गया था, लेकिन उनके माता पिता प्यार से उन्हें राजा बाबू बुलाया करते थे। जन्म से लेकर 7 साल की आयु तक वो अपने नाना नानी पन्नालाल जैन और श्रीमती गेंदाबाई के पास रहे। ओशो जब 7 वर्ष के थे तो उनके नाना जी की मृत्यु हो गई। तब से वो अपने माता पिता के साथ रहने लगे। बता दें कि ओशो खुद कहते थे कि उनकी नानी ने उन्हें पूरी तरीके से ज़िंदगी जीने की आज़ादी दी और उन्हें रूढ़िवादी सोच से दूर रखा। और शायद यही कारण रहा कि उस वक्त में भी ओशो इतने खुले विचार के थे। ओशो बचपन से ही बहुत तेज बुद्धि और विद्रोही किस्म के इंसान थे। ओशो को नदी में नहाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था। अगर वो एक बार नदी में गए तो कोई नहीं बता सकता था कि वो कब लौट कर वापस आएंगे, और साथ ही उन्हें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। वह एक दिन में लगभग 2 से 3 किताबें पढ़ देते थे। साल 1960 से लेकर 1968 तक उन्होंने मध्य प्रदेश के कई इंस्टीट्यूट में फिलॉसफी की पढ़ाई की। उनका जीवन हमेशा विद्रोही बने रहने में ही रह गया। वो हमेशा कई बड़े धर्मों के खिलाफ रहे। लोग उनके इस चरित्र से कभी दुखी हुए तो कभी बहुत खुश। वो लोगों को इन्फ्लुएंस करने में हमेशा आगे रहे, और यही कारण था कि उन्होंने 1970 के दौर में अपनी एक डिसाइपल्स की टीम भी तैयार कर ली थी। अब तक तो उनके पास एक पर्सनल सेक्रेटरी भी आ चुकी थी जिनका नाम था माँ लक्ष्मी योगा। आपको बता दें कि ओशो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सागर में विलीन हो जाना। अब आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो विश्व में इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए। तो आपको बता दें कि जब रजनीश या कह लीजिए ओशो मुंबई में हुआ करते थे, तब 16 साल की शीला अपने पिता के साथ रजनीश से मिलने के लिए मुंबई आई, और अपनी पहली मुलाकात में ही वो रजनीश से इतनी ज़्यादा प्रभावित हुई, जिसके बाद वो आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चली गई, जहाँ पर उन्होंने मार्क सिल्वरमैन नाम के एक व्यक्ति से शादी कर ली। जिसके कुछ साल बाद वो अपने पति के साथ रजनीश से मिलने इंडिया वापस आईं। जिसके बाद शीला और उनके पति दोनों ही रजनीश से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए, और ये मुलाकात कब भक्ति में बदल गई उन्हें खुद पता नहीं चला। लेकिन रजनीश का भक्त बनने का एक नियम था। वो नियम ये था कि जो भी भक्त उनके आश्रम का हिस्सा बनेगा उसे अपनी पहचान बदलनी होगी, यानी कि नाम बदलना होगा। और इसी कारण शीला और उनके पति दोनों ने अपना नाम बदला, जिसके बाद शीला अंबाला अब माँ आनंद शीला बन चुकी थी। लेकिन ये किसी को नहीं मालूम था कि माँ आनंद शीला, जो कल तक कुछ भी नहीं थी, अब ये नाम पूरी दुनिया में गूंजेगा और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश की राजनीति को हिला कर रख देगा। धीरे धीरे रजनीश उर्फ ओशो का कद बढ़ता गया और उनके भक्तों का आंकड़ा भी बढ़ता चला गया। देश विदेश से लोग उन्हें मिलने आ रहे थे। अब ऐसे में मुंबई के एक छोटे से फ्लैट में सबसे मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था, जो कि नामुमकिन सा लग रहा था। जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो अपना विस्तार करेंगे। जिसके बाद उन्होंने पुणे के कोरेगांव पार्क में आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम में शिफ्ट होने के बाद लोग अपना सब कुछ छोड़कर ओशो के पास आते थे, और आने वाले लोगों में ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे।
जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, इंजीनियर, डॉक्टर ये सब शामिल थे। अपना घर बार छोड़कर ये सभी लोग आश्रम आते थे और यहाँ रहने के लिए उन्हें एक खास तरीके का रूटीन फॉलो करना पड़ता था। उनके रूटीन में सब कुछ अतरंगी था। जैसे कि आप ये समझिए, आप और हम मेडिटेशन के लिए क्या करते हैं? अपनी आंखें बंद करते हैं, लंबी सांस लेते हैं। तो वहीं ओशो के आश्रम में लोग मेडिटेशन के नाम पर ज़ोर ज़ोर से चीखते चिल्लाते थे और नाचते थे। इसमें ओशो का कहना था कि अगर आदमी खुशी से चीख कर अपने अंदर के दुख को बाहर निकाल सकता है तो इससे बेहतर और क्या होगा। धीरे धीरे आश्रम में थेरेपी सेशन दिए जाने लगे, जो कि मेन सोर्स ऑफ इनकम बन गया था। अच्छा, एक बात बताइए, मुफ्त में आप क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं? खाना, पीना, रहना और इससे ज़्यादा और क्या। लेकिन ओशो के आश्रम में एक विचित्र चीज़ होती थी, वो थी फ्री सेक्स। सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। इस आश्रम में एक शख्स 1 महीने में करीब 90 लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाता था, क्योंकि ओशो का कहना था कि शांति के रास्ते में परिवार सबसे बुरी चीज़ है, लेकिन सेक्स इम्पॉर्टेंट। और यही एक कारण था ओशो के जीवन में वो मोड़ आने का, जिसके कारण उन्हें भारत भी छोड़ना पड़ा। ओशो के आश्रम में जब इतने बड़े बड़े कांड हो रहे थे तो उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनके आश्रम में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जिसके कारण रजनीश परेशान रहने लगे, क्योंकि उनके ऊपर हर तरह के आरोप लगने लगे। फिर चाहे वो ड्रग्स को बढ़ावा देना हो या फिर ओपन सेक्स कल्चर को एक्सप्लोर करना हो। अब वक्त आ गया था कि रजनीश को अपने हुक्म के इक्के का इस्तेमाल करना था, और जिसके बाद रजनीश ने उनकी खास शिष्य शीला को एक जिम्मेदारी दी कि वो एक अलग देश में कुछ ज़मीन खरीदें, जहां पर वो एक अपनी नई पहचान के साथ अपने इसी विचारधारा को आगे बढ़ाएं। क्योंकि शीला अमेरिका से पढ़कर आई थी, उनके लिए अमेरिका में ज़मीन खरीदना ज़्यादा आसान था बाकी दूसरे देशों के मुकाबले। तो उसने अमेरिका के वेस्को काउंटी ओरेगॉन में $5.5 मिलियन देकर कुछ ज़मीन खरीद ली, जिसके बाद रजनीश और उसके कुछ खास फॉलोअर्स वहाँ के लिए मूव कर गए और उस सिटी को, जो ओरेगॉन सिटी हुआ करता था, उसे ऑफिशियली रजिस्टर कर लिया गया रजनीशपुरम के नाम से। ओरेगॉन राज्य में बने 60,000 एकड़ का एक पूरा साम्राज्य था रजनीशपुरम। शीला का ओरेगॉन शहर में ज़मीन खरीदना एक अच्छे खासे सफ़र में रॉन्ग टर्न ले लेने जैसा था, क्योंकि इसकी वजह से अब कई तरह के प्रॉब्लम्स उनकी जीवन में आने वाली थी। खरीदी हुई ज़मीन एज अ एग्रीकल्चर जोन थी, जहां पर किसी भी इंसान का रहना या फिर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन करना मना था, और एक सिटी कहलाने के लिए 150 लोगों की ज़रूरत होती है। लेकिन शीला ने एक बार फिर अपना मास्टरमाइंड दिमाग चलाया और ओरेगॉन में सभी सन्यासियों को बुलाया, और ये साम्राज्य जिस धरती पर बना था, जिसे ये पहले बिग मडी रैच के नाम से जाना जाता, अब उसका नाम बदलकर रैंचो रजनीश रख दिया गया। वहाँ आने के लिए इन सब सन्यासियों ने अपना सब कुछ बेच दिया और सारी रकम वहाँ के शहर को बसाने में लगा दी। सभी ने मिलकर ना दिन देखा ना रात, बस उस साम्राज्य को खड़ा करने में लग गए। दिन गुजरते गए और एक खेती की ज़मीन एक मिनी सिटी में बदलने लगी। वहाँ पर मॉल्स बन रहे थे, एयरपोर्ट भी बन रहे थे। रजनीश की जो पॉपुलेशन 1-2 थी, अब वो दिन दोगुना और रात चौगुना बढ़ रही थी। सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था कि आसपास की कम्युनिटी को ये बात खटकने लगी। पास की सिटी एंटलॉप के नागरिकों के साथ कई बार छोटे बड़े विवाद हो गए थे, जिसके बाद रजनीश रैंचो रजनीश से रजनीशपुरम बनाने में कामयाब हो गए, जो कि अब एक ऑफिशियल सिटी बन गई थी। जब ये सब हो रहा था, तब कल्ट लीडर भगवान श्री रजनीश ने मौन धारण कर लिया था। रजनीशपुरम को एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाने की जिम्मेदारी शीला ने बड़ी ही जिम्मेदारी से ले ली थी। जैसे जैसे सिटी का विस्तार होने लगा और फॉलोअर्स बढ़ने लगे, जिसके कारण लोकल कम्युनिटी और रजनीशपुरम में दरार बढ़ने लगी। वैसे तो ये एक मूवमेंट की तरह था, जैसे इस पूरे मूवमेंट को शीला ऑपरेट कर रही थी, जिसके कारण ये सारी हरकतें लोकल कम्युनिटी और अमेरिका की सरकार की आंखों में खटकने लगा। जब ये विवाद बढ़ने लगा, तब रजनीश और शीला ने सोचा क्यों ना राजनीति में उतरा जाए, ताकि हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसलिए रजनीश और शीला ने 1984 के वेस्को काउंटी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का सोचा।
अपने वोट बढ़ाकर चुनाव जीतने का प्लान उनके दिमाग में चल रहा था। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक कैंपेन चलाई थी जिसमें भारी मात्रा में बेसहारा लोगों को रजनीशपुरम की बस में भरकर लाया गया था, एक चैरिटी के काम के बहाने। लेकिन इनको लाने के पीछे शीला का शातिर दिमाग था। बता दें, ये बेसहारा लोगों को इसलिए लाया गया था ताकि इनके नामों को रजिस्टर कराकर भारी वोटों से चुनाव जीता जा सके। लेकिन शीला का ये आइडिया फेल होने लगा, क्योंकि जो लोग बाहर से आए गए थे वो सभी मेंटली अनस्टेबल थे, यानी कि सभी किसी न किसी तरह की दिमागी बीमारी से ग्रसित थे और इनको संभालना अब रजनीशपुरम में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। उनको कंट्रोल में लाने के लिए एक तरह का ड्रग दिया जाता था जिसका नाम था हाल्डोल, और ये प्लान फेल होता जा रहा था। लेकिन शीला शातिर थी और उसके पास प्लान बी भी तैयार था, और ये प्लान बड़ा ही खतरनाक था। प्लान में ये था कि अगर हम अपने वोटर बढ़ा नहीं सकते, लेकिन हम वोटर कम तो कर सकते हैं। सुनने में कितना अजीब सा लग रहा होगा, तो अब आगे सुनिए। इस प्लान को एक्टिव किया गया, जिसके बाद इस अटैक को अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा बायो टेरर अटैक बताया गया। 10 लोकल सैलेड रेस्टोरेंट बार को सैल्मोनेला एंट्रिका से दूषित किया गया, और जिसके कारण करीब 750 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए। हालांकि इस अटैक में किसी की मौत तो नहीं हुई, लेकिन इस अटैक में 45 लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। सेंटर्स ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन डिपार्टमेंट को 1 साल बाद ये पता चला इस पूरे कांड के पीछे रजनीशपुरम का हाथ है, जिसके बाद उन्हें इस बात का भी पता चला कि ये कांड तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, क्योंकि रजनीशपुरम इससे पहले बड़े कांड करने के लिए तैयार था कि वो वाटर पाइपलाइंस के सहारे टाइफॉइड बैक्टीरिया फैलाने का प्लान, और ये प्लान काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। कहानी तब पलटी जब मां आनंद, शीला और उनके कुछ सन्यासी ने मिलकर ओरेगोन के यूएस अटॉर्नी चार्ल्स टर्नर की हत्या का प्लान बनाया। बता दें कि ये प्लान इसलिए बनाया गया था क्योंकि चार्ल्स टर्नर को रजनीशपुरम में हो रहे सभी तरह के अवैध कांड, जैसे कि फ्रॉड शादी, इमिग्रेशन फ्रॉड, ड्रग्स को बढ़ावा देने जैसे अपराध की जांच करने के लिए अपॉइंट किया गया था। जेम स्टॉक्स यानी मां आनंद शांति ने गन और पिस्टल खरीदा, और जो प्लान बनाया गया था यूएस अटॉर्नी को मारने के लिए, वो उस डेस्टिनेशन पर जहां पहुंचा जहां अटॉर्नी की हत्या को प्लान किया गया, लेकिन ऐसा हो न सका। सितंबर 1985 में शीला और कुछ सन्यासी आश्रम छोड़कर चले गए, जिसके कुछ दिनों बाद ही रजनीश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इतने साल शांत रहने के बाद रजनीश कुछ बोलने वाले थे, कुछ ऐसा जिससे बवाल कट जाए। जो अंदाज़ा लगाया गया वही हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रजनीश ने फूड पॉइजनिंग से लेकर हत्या की प्लानिंग तक के सारे आरोप शीला पर डाल दिए, और जिसके बाद बायो टेरर अटैक इन्वेस्टिगेशन में कई खुलासे हुए, जिसमें कई सारे ट्रक हथियारों से लदे हुए मिले। इतना ही नहीं, एक पूरा का पूरा लैब मिला जहां पर बायो टेरर अटैक प्लान किया जा रहा था। इतनी गहराई से छानबीन करने के बाद रजनीश को गिरफ्तार कर लिया गया, और शीला को, जो उस वक्त जर्मनी में थी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। बायो टेरर अटैक और हत्या की कोशिश के आरोप में तो वहीं शीला 29 महीने जेल में बिताने के बाद जब जेल से रिहा हुई तो वो स्विट्ज़रलैंड जाकर सेटल हो गई, और रजनीश भारत वापस आ गए। आपको बता दें कि ओशो की एंट्री 13 देशों ने बैन कर रखी थी, लेकिन 1987 में वो मुंबई से पुणे दोबारा शिफ्ट हुए। तब उनको उनके फॉलोअर ने दोबारा एक्सेप्ट कर लिया, और जिसके बाद 1990 में ओशो ने अपनी आखिरी सांस ली, और उनके लास्ट लाइन ये थी कि रिमेंबर दैट यू ऑल आर बुद्धास। आज रजनीशपुरम के सारे अपराधों को भुला दिया गया है, और ओशो की फिलॉसफी को पूरी दुनिया मान रही है। इस अध्यात्म गुरु पर अलग अलग लोगों की अलग अलग तरह की विचारधाराएं हैं। कुछ लोगों के लिए ये एक जीवन में बड़े बदलाव का कारण बना, तो वहीं कुछ लोगों को इस विचारधारा ने बर्बाद कर दिया। उनकी इस लेगेसी को आज भी पुणे का आश्रम में याद रखा जाता है, और लाखों लोग आज वहां जाते हैं एक शांति की खोज में, जो शायद उन्हें वहीं मिलती है। रजनीश, जो आज पूरे विश्व के लिए ओशो बन चुके हैं, और उनकी विचारधारा पर चलना और ना चलना ये सबका अपना निजी विचार है, लेकिन एक बात तो साफ है, हर साफ चीज़ दिखने वाली
साफ नहीं होती, उसके भी कई रंग होते हैं। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप ओशो को लेकर क्या सोचते हैं ये भी हमसे ज़रूर साझा करें। जय हिंद।